हाँ, तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है अपने को। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने से पहले हम एम्पियर्स लॉ को एक बार याद करते हैं, रिमाइंड करते हैं क्या था एम्पियर्स लॉ। कि ये कोई करंट कैरिंग वायर है हमारे पास में, जिसमें कुछ करंट फ्लो कर रही है आई, तो उसकी वजह से किसी डिस्टेंस आर पे हम क्या निकालते हैं? मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो क्या करते हैं? क्लोज लूप कंसीडर करते हैं, एक क्लोज लूप कंसीडर करते हैं और फिर लिखते हैं इस पॉइंट के लिए कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल फॉर दिस क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड या आई इनसाइड। अरे यही तो लिखते हैं हम। आई इनसाइड क्या है? इस लूप से पार होने वाली करंट है। बी डॉट डी एल क्या है? इसका एलिमेंट है। ये किस तरह से चूज करते हैं एलिमेंट हम? कि यदि मैंने इस सेंस में लिया इधर से इधर, तो मेरी आई इधर आनी चाहिए थी। तो और यदि मैंने सेंस ऐसे ले लिया बी डी एल का, तो आई तो उधर है, आना चाहिए था इधर। तो क्या लूँगा मैं? नेगेटिव लिखूँगा इसको। अरे क्या लिखूँगा? नेगेटिव। और यदि मैंने इसी सेंस में ले लिया यूँ, तो करंट की डायरेक्शन में आ जाएगा मेरा बी डॉट डी एल। अरे समझ गए? तो हम उसको क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। तो यही तो फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट इंटू आई। करंट को पॉजिटिव निगेटिव कब लेंगे? ध्यान पड़ा? यदि मैं ये सेंस ले रहा हूँ रोटेशन का, तो क्या हो जाएगी? करंट पॉजिटिव। और मैं ये सेंस लूँगा तो करंट क्या हो जाएगी मेरे लिए? नेगेटिव हो जाएगी। समझ गए बात को? यहाँ माइनस यूज़ कर रहे होंगे, ये ध्यान है एम्पियर लॉ में, ये हम पढ़ चुके हैं। अब एक समस्या आई मैक्सवेल के सामने। क्या समस्या है? कि उन्होंने एक लंबा वायर लिया जिसके अंदर कुछ करंट फ्लो कर रही थी, आई इनसाइड ही ले लेते हैं इस करंट को, ठीक है। ये करंट फ्लो कर रही थी। अब इसकी वजह से, इस वायर की वजह से, यदि हम बायो सावर्ट लॉ से हम निकालें, तो बायो सावर्ट लॉ से हम कहें कि मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ आएगा वो कितना आएगा? यहाँ पे उन्होंने क्या किया? एक छोटा सा कैपेसिटर भी लगा दिया, कट मार के। क्या लगा दिया? एक छोटा सा कैपेसिटर, बहुत छोटा सा, डीएल लेंथ का, इन्फानाइट लॉन्ग वायर था इसमें से। तो क्या इस इन्फानाइट लॉन्ग वायर की वजह से, करंट कैरिंग वायर की वजह से बायो सावर्ट लॉ लगाएं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अरे यही तो आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यहाँ भी बी वही आएगा, यहाँ पे भी बी वही आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यहाँ पे भी बी वही आएगा, यहाँ पे भी बी वही आएगा। सब जगह पे बी, आर डिस्टेंस पे क्या आएगा इस वायर से? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब आप कहोगे सर ये वायर तो काट रखा आपने। तो मैंने कहा ये बहुत छोटा सा है, डीएल है, छोटा सा एलिमेंट है डीएल, ठीक है। तो बहुत छोटा सा है, तो बहुत छोटा सा, तो उसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है? नेग्लिजेबल। अरे बायो सावर्ट लॉ से म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर करोगे तो बहुत छोटा सा आएगा ना इम्पैक्ट, तो उसको नेग्लिजेबल माना जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट सब जगह क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। लेकिन जब यहाँ पे एम्पियर लॉ को अप्लाई किया गया, एम्पियर लॉ को मैंने यहाँ अप्लाई किया, मैंने कहा कि एम्पियर लॉ लगा के देखता हूँ। मैंने कहा यहाँ लगा के देखूँ तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, लग ही जाएगा। क्या लिखेंगे? बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसी एम्पियर लॉ को यहाँ लगाया, तो यहाँ पे लगा के देखा, तो एक छोटा सा लूप कंसीडर किया मैंने, तो यहाँ लगा के देखा इस एम्पियर लॉ को, तो क्या आया? क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे एम्पियर लॉ को? मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। लेकिन आई एनक्लोज तो 0 आ गई मेरी यहाँ। अरे इसमें से तो कोई करंट पास नहीं हो रही इस लूप में से, तो एम्पियर लॉ क्या कर गया? फेल कर गए यहाँ, मतलब कुछ गड़बड़ है एम्पियर लॉ के अंदर। एम्पियर लॉ के अंदर कुछ क्या है? गड़बड़ है। तो एम्पियर लॉ को क्या करना पड़ेगा? हमें सुधारना पड़ेगा। और किसको सुधारना पड़ा है? मैक्सवेल को। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कि मैग्नेटिक फील्ड तो वही आ रहा है, चेंज तो नहीं हो रहा, लेकिन इस लॉ के हिसाब से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड तो 0 आना चाहिए एम्पियर लॉ के हिसाब से, जबकि आ तो वही रहा है। इसका मतलब गड़बड़ किस में है? एम्पियर लॉ में सही चीज़ नहीं बता रहा है। इसका मतलब उन्होंने कहा कि कोई इनविजिबल करंट है यहाँ कैपेसिटर के अंदर। अरे जब करंट जाएगी तो कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो कर जाएगी ना, जब चार्जिंग हो रही होगी, तब चार्जिंग या डिस्चार्जिंग हो रही होगी तब, है ना। तो करंट तो फ्लो कर जाएगी, चार्ज तो फ्लो करेगा ना, पता है ना इस बात का। इधर की प्लेट पे चार्ज एक्युमुलेट होगा, इधर भी, इधर प्लस आएगा तो इधर माइनस आएगा, तो करंट तो फ्लो करेगा, सर्किट में कोई चेंज नहीं आएगा। टी इक्वल टू 0 पे तो वायर की तरह बिहेवियर देता है ना कैपेसिटर, स्ट्रेट वायर की तरह। तो उन्होंने कहा कि यहाँ गड़बड़ क्या है इसके अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं बता रहा है।
तो बोले यहाँ कोई ना कोई क्या है, करंट है, और वो करंट कितनी है, अरे वो करंट कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड वही बनाना है, B = μ0I/2πr। इसका मतलब यहाँ इसके अंदर से जो लूप के अंदर जो करंट है वो वही है, वो वही है जो ये आई इन थी, लेकिन यह इनविजिबल करंट है। तो इस इनविजिबल करंट का नाम उन्होंने दिया क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेस्ड मतलब गायब करंट, विस्थापित करंट, तो उन्होंने इसका नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये करंट किसकी वजह से, उन्होंने कहा कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। किसकी वजह से है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ कोई करंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लेट्स के बीच में, कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज क्यू है किसी इंस्टेंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q/A/ε0। अरे क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या चार्ज टाइम के साथ वेरी करेगा, करंट फ्लो कराएंगे तो कैपेसिटर का वेरी करेगा। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ कुछ करंट डेवलप करेगा, और वो करंट जो है वो किसके बराबर होगी, इसी करंट के बराबर होगी, एंड दैट करंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई कि डिस्प्लेसमेंट जो करंट है वो इसी करंट के क्या है, बराबर है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, इस वायर की करंट के ही क्या है, बराबर है, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड वो का वो आएगा। तो ये बराबर है। तब हमने क्या कहा कि I इनसाइड ये है कितनी, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, तो I डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू dq/dt। अरे ये करंट तो dq/dt लिखी जाएगी, वायर की करंट तो dq/dt। अब मैं डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला डेराइव कर रहा हूँ, लेकिन वो रियल डेरिवेशन नहीं है, हमारा रिजल्ट वो आ जाएगा, ठीक है ना, रिजल्ट वो आ जाएगा जो डिस्प्लेसमेंट करंट का होता है वो। तो क्या आ जाएगा, ID इक्वल्स टू, क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, हमें तो किसकी फॉर्म में लाना है डिस्प्लेसमेंट करंट को, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में क्यू ये रहा हमारे पास, ε0A/E। तो क्या लिख दूँ इसका, इसका क्या करेंगे, ε0 एक कांस्टेंट है, क्या आ गया, d/dt। यही करंट है डिस्प्लेसमेंट करंट, इसी करंट को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। अरे समझ गए, ये करंट कहलाती है डिस्प्लेसमेंट करंट। किसकी वजह से डेवलप हो रही है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जैसे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा था, हम फैराडे लॉ में पढ़े थे ना, अरे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा था, वैसे ही टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, यहाँ पे करंट पैदा कर रहा है, ठीक है ना, करंट जनरेट कर रहा है, ये है। तो लिख दीजिए इसको, इसको नोट कर दीजिए फटाफट, ये डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया आपके पास में, लिखो लिखो इसको। एम्पियर्स लॉ को क्या लिख दोगे, एम्पियर्स लॉ क्या हो गया बदल के, एम्पियर्स लॉ में करेक्शन हो गया कि I इनसाइड प्लस I डिस्प्लेसमेंट, अरे दोनों आएंगी, तो वहाँ इनसाइड का वाली गायब है तो डिस्प्लेसमेंट रखी जाएगी। ठीक है, कर लिया नोट। अब करंट डेंसिटी हम निकालना चाहें तो क्या निकलेगी, करंट डेंसिटी बताइए।
अरे इसको ए से डिवाइड कर देंगे, ए से डिवाइड कर देंगे तो करंट डेंसिटी बन जाएगी जेडी इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ई वेक्टर बाई डी टी। अरे बोलो, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये आ जाएगी। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे सवाल पूछा, ये तो जेई मेंस तक की बात है, लेकिन ये जेई एडवांस की बात आ गई अब आपके सामने। क्या पूछा जा सकता है इसमें, इसमें ये पूछा जा सकता है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग ओनली डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ क्या कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो जेडी के बारे में आप क्या कहोगे? या यूँ कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जेडी परपेंडिकुलर हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या कहोगे? If JD and ED are perpendicular, JD and E vector are perpendicular, then what you can say about E? अरे E is constant, E की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्यों कह सकते हैं हम ऐसा? अरे बोलो, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपना मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, सिर्फ डायरेक्शन को बदले तो जेडी क्या होगा? याद करो, वेलोसिटी dv बाई डी टी एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी सिर्फ अपनी क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं? हैं? और परपेंडिकुलर, सिर्फ एक्सेलरेशन अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मैं यूँ कहूँ तो क्या करेंगे, ये एक्सेलरेशन और v परपेंडिकुलर हैं तो v अपनी क्या करेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा। अरे याद है ना, एक्सेलरेशन और v परपेंडिकुलर हैं तो v अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। एक्सेलरेशन और v सेम डायरेक्शन में है तो v का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, एक्सेलरेशन और v अपोजिट डायरेक्शन में है तो v का मैग्नीट्यूड घटेगा। किसी एंगल थीटा पे है तो थीटा एक्यूट एंगल है तो डायरेक्शन भी चेंज करेगा और मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, और ऑब्ट्यूज एंगल है तो डायरेक्शन भी चेंज करेगा और मैग्नीट्यूड घटेगा। अरे याद आ रहा है? तो मैथ्स को थोड़ी मालूम है कि यहाँ वेलोसिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो डेरिवेटिव ही तो है, वहाँ भी तो डेरिवेटिव था डी वी बाई डी टी, तो ये भी तो डी बाई डी टी है, डी बाई डी टी है। तो ई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो क्या कह सकते हो आप? सिर्फ क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, किसकी? ई की। सिर्फ क्या हो रही होगी, डायरेक्शन चेंज होगी ई की, ठीक है ना, सिर्फ ई अपनी डायरेक्शन बदलेगा। और यदि दोनों पैरेलल हैं तो ई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा। परपेंडिकुलर है तो ई का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अरे समझ गए बात को। और पैरेलल है तो ई का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, एंटी पैरेलल है तो ई का मैग्नीट्यूड घटेगा। इनके बीच का एक्यूट एंगल है तो क्या होगा, डायरेक्शन भी बदलेगा और ई का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। और इनके बीच में ऑब्ट्यूज एंगल है तो डायरेक्शन भी बदलेगा और मैग्नीट्यूड घटेगा। क्लियर है बात? पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान है बात, नोट कर दीजिए इसको। कभी भी कहे कि एट ए पॉइंट इन स्पेस current density is perpendicular to electric field, then what you can say about electric field? So we can say about electric field that magnitude of electric field is constant, ठीक है ना, ये सवाल पूछा जा सकता है। अब आते हैं अपन मैक्सवेल की इक्वेशंस पे, मैक्सवेल की इक्वेशंस पे, मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल ने कोई नई इक्वेशन नहीं डेराइव की, उन्हीं में थोड़ा बहुत चेंज वेंज करके हल्का फुल्का गाउस लॉ और एम्पियर्स लॉ में चेंज वेंज करके दे दिया और 4 इक्वेशंस बनाई। सबसे पहले बनाई गाउस लॉ। गाउस लॉ की क्या बनाई, क्या लिखते हैं, ई डॉट डी ए फॉर क्लोज्ड पाथ क्लोज सरफेस। अब ये ई कौन सा ई है, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज पार्टिकल वाला भी हो सकता है और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो बनाता है वो भी हो सकता है। यहाँ हमने वहाँ गाउस लॉ में क्या लिया था, क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, हमने क्या लिया था गाउस लॉ में,
कि ये चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वही लिया था वहाँ, लेकिन यहाँ मैक्सवेल ने क्या कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, दोनों हैं, कोई सा भी हो, दोनों का नेट इफेक्ट है। कौन कौन सा, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करेगा वो भी, और चार्ज पार्टिकल वाला भी। तो सर गाउस लॉ तो बदल जाएगा फिर, दो दो आएंगे तो नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, क्लोज पाथ में होता है, मतलब सर्कुलर नहीं तो क्लोज पाथ में होता है। अरे ध्यान है, फैराडे लॉ से निकाला था, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कैसा होता है, वो सिलिंड्रिकल के लिए सर्कुलर था, लेकिन क्लोज पाथ तो होता है, क्लोज पाथ होता है। तो क्लोज पाथ होता है तो जितना किसी क्लोज सरफेस के अंदर एंटर करेगा उतना फ्लक्स क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो उसका नेट इफेक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो। अरे समझ गए, गाउस लॉ तो वही रहने वाला है। तो ये थी उसकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बनाई, मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिख दिया गाउस लॉ, क्या था, बी डॉट डी ए। अब बी कौन सा है यहाँ फिर से, इक्वल टू जीरो। अरे ये तो जीरो होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे लूप बनाते हैं, क्लोज लूप बनाते हैं, ठीक है ना। अरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज पाथ में होती है ना। तो बी कौन सा है, बी कौन सा है मैग्नेटिक फील्ड, एक तो करंट कैरिंग वायर वाला है, एक तो करंट कैरिंग वायर वाला है, और दूसरा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी बना रहा था। अरे ये भी किसने बनाया था, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट करंट बना रहा है, और डिस्प्लेसमेंट करंट से बी बन रहा है। तो फाइनली तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से बी ही बन रहा है ना यहाँ। अरे जैसे फैराडे लॉ में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या बना था, ई, तो वैसे यहाँ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट बन रहा है। डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब क्या बन रहा है, वो एम्पियर लॉ में जाकर के मैग्नेटिक फील्ड तो बना रहा है। अरे समझ गए। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से हो सकता है, अच्छा उसको जो चार्ज की वजह से जो फील्ड पैदा होता है उसको क्या बोला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अरे जो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है उस चैप्टर में हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। वैसे ही वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। कई बार वर्ड देखने को मिल सकता है आपको क्वेश्चन में, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। अरे फंडामेंटल जो चीज़ थी कि पहले जो सच थी वो क्या थी कि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, करंट की वजह से क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन फिर पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं कहा जाता। अरे उसका नाम याद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बोलते। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसकी प्रजाति का, इसलिए ध्यान है, आपको बताई थी बात। और इसमें क्या था वैसे यहाँ वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसको क्या बोल दिया, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। लेकिन जो टाइम वेरिंग जो जनरेट कर रहा है अब ये अलग है, ये भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ जो हम मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हैं वो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों। कौन सा है, जो भी नेट जीरो आएगा, ये किसका लॉ है, गाउस लॉ, ये दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अरे समझ गए। तीसरा उन्होंने क्या लिया, एम्पियर लॉ लिया, थर्ड इक्वेशन। एम्पियर लॉ क्या कहता है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू है म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड प्लस आई डिस्प्लेसमेंट, या आई कंडक्शन करंट भी लिख देते हैं इसको, आई प्लस आई डी लिख देते हैं। अरे आई तो बेसिक करंट है हमारे, और आई प्लस आई डी कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। ये करेक्शन किया मैक्सवेल ने, इसके अंदर गड़बड़ थी, ठीक है, एम्पियर लॉ कहीं ना कहीं अधूरा दिख रहा था। और फोर्थ इक्वेशन जो मैक्सवेल ने यूज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रूफ करने के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इन चीज़ों को प्रूफ करने के लिए उन्होंने यूज की, और उसके डाटा जो निकाले थे उसके लिए क्या किया उन्होंने, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल क्या होता है, याद हो तो आपको, अरे माइनस डी फाई बाई डी टी, फैराडे लेंज लो। अरे ये वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर, वोल्ट ही तो होता है, निकाला भी था ना हमने वहाँ, डी फाई बाई डी टी, तो माइनस डी फाई बराबर बी ए, तो ए इंटू डी बी बाई डी टी। अरे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता वो इसी से तो बनाया था। अरे ध्यान आ रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस ए इंटू डी बी बाई डी टी। ये चार इक्वेशन क्या कहलाती हैं, मैक्सवेल की इक्वेशंस कहलाती हैं। इनको नोट करो फटाफट।
ये आई ध्यान रखना कंडक्शन करंट है ना, नहीं भी ध्यान रख, आई इनसाइड वाली है जो आई कंडक्शन, जो हम इनसाइड अभी ले रहे थे वही है कंडक्शन करंट है ना, और आई डिस्प्लेसमेंट करंट। अब यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो हम जाएंगे फ्री स्पेस में। अरे फ्री स्पेस में जाएंगे, फ्री स्पेस में मतलब जहाँ कोई मटेरियल नहीं है, जैसे यहाँ एयर में कहीं चले गए अपन, वहाँ फ्री स्पेस की बात करेंगे। तो फ्री स्पेस में कोई वायर नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं, वहाँ की बातें करेंगे, तब वो इक्वेशंस किसके लिए लागू हो पाएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो हम लिखेंगे फॉर फ्री स्पेस, ये चारों इक्वेशन अपना रूप थोड़ा थोड़ा बदलेंगी। किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए। तो फ्री स्पेस के लिए चारों इक्वेशंस अपना रूप थोड़ा थोड़ा बदलेंगे, थोड़ा थोड़ा रूप बदलेंगे। क्या रूप बदलेंगे, फ्री स्पेस में चार्ज एनक्लोज कितना होगा, जीरो, कोई चार्ज ही नहीं है वहाँ। अरे चार्ज है ही नहीं तो एनक्लोज चार्ज क्या होगा, कहीं भी कंसीडर करोगे तो जीरो, ये जीरो है ही। यहाँ क्या बदलेगा, अरे आई सी नहीं है, अब कंडक्शन करंट नहीं है, सिर्फ कौन सी करंट है फ्री स्पेस में, करंट होगी तो किसकी वजह से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली होगी तो आई डी होगी। अरे समझ गए, और ये तो एजीटीजी रहेगा, ये तो एजीटीजी रहेगा, समझ गए। तो ये इक्वेशंस अपना रूप बदलेंगे, लिख दो फॉर फ्री स्पेस, ये इक्वेशंस ऐसे हो जाएंगे। जो मैक्सवेल की यूज करने लायक इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए जो यूज की जाती है इक्वेशन, वो ये होंगी फ्री स्पेस के लिए। फ्री स्पेस में कोई चार्ज एनक्लोज नहीं होगा, कोई कंडक्शन करंट नहीं होगी, है ना, कोई मटेरियल नहीं है, ना कोई वायर है, ना कोई चार्ज है वहाँ पे, तो उसके लिए ये हो जाएंगे। कर लिया। तो अब हम एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं, एक सवाल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कि यहाँ पे मैंने कोई डाइपोल लिया हुआ है, ये एक डाइपोल ले लिया मैंने, जिसका डाइपोल मोमेंट है P, जिसका डाइपोल मोमेंट है P, और P दिया हुआ आपको कि वेरी कर रहा है, लेट से फॉर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि P नॉट कोस ओमेगा टी के अकॉर्डिंग ऑसिलेट कर रहा है, वेरी कर रहा है, P वेरी कर रहा है कोस ओमेगा टी के अकॉर्डिंग। तो क्या मैं डाइपोल को मान सकता हूँ कि ये माइनस क्यू चार्ज होगा यहाँ, और ये प्लस क्यू चार्ज होगा यहाँ पे, अरे माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बना हुआ मान सकता हूँ डाइपोल को, तो प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज से मिलकर बना हुआ मान सकता हूँ। तो ये कह रहा है कि P नॉट कोस ओमेगा टी से वेरी कर रहा है, तो कोस ओमेगा टी का मतलब पीक से नेगेटिव, पीक से टुवार्ड सेंटर की मतलब मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। अरे तो हम कहेंगे कि P नॉट, P बदल रहा है P नॉट कोस ओमेगा टी के अकॉर्डिंग, मैं कहूँगा प्लस क्यू चार्ज नीचे की ओर मूव कर रहा है, माइनस क्यू भी इधर मूव कर रहा है। अरे यही तो सिचुएशन होगी, और फाइनली क्या आ जाएंगे, ओरिजिन पे आएंगे, जैसे ओरिजिन पे रखा हुआ तो जीरो हो जाएगा इनका चार्ज, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये जीरो वैल्यू देगा। अरे समझ गए, ऐसे ही तो कर रहा होगा, इस तरह से ऑसिलेट कर रहा हो। तो हम कहेंगे प्लस क्यू चार्ज यहाँ है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ है, तो हमने किसी डिस्टेंस r पे गए, इससे किसी डिस्टेंस r पे गए, इस डाइपोल से किसी डिस्टेंस r पे गए स्पेस के अंदर, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे हमने क्या देखा कि इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जनरेट होगा, बताइए। डाइपोल की वजह से कहाँ है, इक्वेटर है कि एक्सिस है, इक्वेटर है कि एक्सिस है, इक्वेटर, तो किधर पैदा होगा, अरे डाइपोल मोमेंट P वेक्टर ऊपर की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे पैदा होगा ना। अरे बोलो, इक्वेटोरियल लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में होता था ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल रख रखा था तो हमने इधर हुआ था ना, इधर डाइपोल मोमेंट था, तो किधर होगा, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अरे समझिए बात को,
नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जनरेट होगा। कितना होगा, अरे कितना होगा ये, KP अपॉन आर क्यूब। KP अपॉन P क्या है, डाइपोल मोमेंट है, तो KP अपॉन आर क्यूब होगा। अरे यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने वाला है, KP अपॉन आर क्यूब जनरेट होगा। कोई प्रॉब्लम है क्या इस बात में? और ये क्या कर रहा है, बदल रहा होगा ये, क्यों बदल रहा हो, क्योंकि P बदल रहा है। P कैसे बदल रहा है, P नॉट कॉस ओमेगा टी के अकॉर्डिंग बदल रहा है। ऐसे ही मैं बात करूँ कि यहाँ इसी डाइपोल की वजह से ये प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू तो नीचे जा रहा है तो करंट किधर जा रही है, और माइनस क्यू ऊपर आता है तो करंट तो नेट नेट नीचे जा रही है। तो करंट नीचे जा रही है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया। अरे चार्ज फ्लो होगा तो करंट होगी ना, तो करंट होगा तो उसकी वजह से क्या आएगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, करंट नीचे जा रही है, करंट नीचे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जनरेट होगा, बोलो। करंट नीचे जा रहा है तो करंट नीचे जा रहा है तो यूँ लगाओगे आप, यूँ तो घूमकर फिर लाइंस कैसे आ रही होंगी, बाहर, अरे बाहर आ रही होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जनरेट होने वाला है, यहाँ बाहर की तरफ जनरेट होने वाला, बी वेक्टर बाहर की तरफ डॉट से दिखाएंगे। अरे समझ गए बात को? तो क्या पता चला आपको कि ओसिलेटिंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा वो हमेशा एक दूसरे क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। हमेशा क्या रहेंगे, पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो बी किधर है, बाहर की तरफ है, बी है बाहर की तरफ। और ये देखिए बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू इधर की ओर जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये जनरेट होगा तो बी बाहर की ओर बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बन रहा है, नीचे की ओर, नीचे की ओर आ रहा है। ये सब चार्ज नीचे की ओर आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है कि घट रहा है, अरे फाइनली जीरो हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है, घट रहा है। करंट भी क्या होगी, स्लो होगा तो घटेगी। उसी हिसाब से ये दोनों क्या करेंगे, वेरी करेंगे। तो नोट कर दो इसको, इतनी बात को। ये एक बेसिक बात है, समझने के लिए अपन देख रहे हैं कि कैसे चेंज कर रहे हैं। अब आपसे कहे कि फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट करंट एट दिस पॉइंट P, ये कोई पॉइंट P है, इस पे डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ निकाल के कितना होगा। तो कैसे निकालोगे? एक बात ये ध्यान रखना कि कभी भी, इससे क्या सीखा हमने कि कोई भी चार्ज पार्टिकल कभी भी ऑसिलेट करेगा तो E और B एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये बात ध्यान रखनी है हमेशा, ठीक है ना। E और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये एक लर्निंग यहाँ हमें मिली, ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। अब ये किधर भी करे ऑसिलेट, हॉरिजॉन्टल करे, वर्टिकल करे, तिरछा करे, E और B तो ऐसे ही बनाएगा ना, परपेंडिकुलर एक दूसरे के। अरे ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करे या ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करे हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में करे या तिरछा करे, तो ये तो वैसे ये भी घूम जाएंगे ना उसी तरीके से, लेकिन रहेंगे तो हमेशा क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट निकालो फटाफट पॉइंट P पे। क्या करना है डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए, d/dt तो करना है। E कितना, KP नॉट कॉस ओमेगा टी बाई आर क्यूब। K और आर क्यूब तो क्या है, कांस्टेंट है। अरे KP नॉट और आर क्यूब तो क्या है, कांस्टेंट है। कॉस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन करना है और उसको एप्सिलॉन नॉट A से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा। अरे एप्सिलॉन नॉट A dE/dt तो है डिस्प्लेसमेंट करंट, तो कर दो फटाफट। ये यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जा रही है कितने टाइम बाद पहुँचेगी, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो कितने टाइम बाद पहुँचेगी, R/c समय बाद पहुँचेगी। अरे स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, क्या चलाता है, कौन चलाता है, किसी को नहीं मालूम आज तक। क्या लेके जा रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को, कौन बना रहा है, क्या है वो इन्फॉर्मेशन की स्पीड। यहाँ जो चेंजमेंट होगा वो किस स्पीड से पहुँचेगा, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट से। भगवान ने एक मैक्सिमम स्पीड बनाई है, बोला इससे ज़्यादा तेज कुछ नहीं चल सकता और ये इसी स्पीड से चलेंगे।
इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का सिग्नल किस स्पीड से चलेगा, स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा। r/c समय बाद यहाँ जो चेंज हो रहा है वो चेंज यहाँ पहुँचेगा हमेशा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का बदलना एक वेव है कि नहीं है, ये कैसे पता लगाएं कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये कैसे पता लगाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का बदलना एक वेव बना रहा है, तो हम एक तो जनरल तरीका होता है देख के कि एनर्जी बदल रही है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, फिजिकल वेव होता है। एक मैथमेटिकल तरीका होता है। तो वेव है कोई चीज़, तो उसके लिए क्या करेंगे, वेव इक्वेशन प्रूफ करेंगे। तो वेव इक्वेशन क्या है, याद हो तो आपको बताइए मेरे को। वेव इक्वेशन क्या है, d² अपॉन dt² इक्वल्स टू क्या था, है वेव इक्वेशन v² इंटू d2y अपॉन dx²। अरे याद करो गरीबों, मैंने ये भी कहा था कि ये चेक करने के लिए डायमेंशन लेस है। तो ये डायमेंशन लेस है, तो इसकी डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए, v² के बराबर। तो dy/dt डबल टाइम्स आ रहा, तो यही तो आ रही है डायमेंशन। भूल जाओ कि v² ऊपर था कि 1/v² था, ठीक है, याद है क्या। ये थी वेव की इक्वेशन हमारे पास, वेव की इक्वेशन कि y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, x क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अरे t टाइम है, किसी टाइम t पे x दूरी पे ये y डिस्प्लेसमेंट इस तरह से रिलेट करेगा। अरे यही तो थी वेव की इक्वेशन थी ये। तो वेव की इक्वेशन थी d2y अपॉन dt² इक्वल्स टू v² d2y अपॉन dx²। अब मैं एक सिचुएशन कंसीडर करता हूं इसी में। ये है x एक्सिस, ये है y और ये है z एक्सिस। मैंने कहा कि यहाँ इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना है EY। अरे इधर की तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है EY और इधर की तरफ कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। अरे E और B परपेंडिकुलर होते हैं ना। मैंने कहा इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है EY, इधर की तरफ कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है, कितना BZ। अरे BZ इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब मैं इस पे ये ऐसा दिया है कि इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, y एक्सिस और z एक्सिस में। अब मैं यहाँ एक स्मॉल एरिया कंसीडर करूँ, एक स्मॉल एरिया कंसीडर करूँ और उसके लिए इक्वेशन लगाऊँ, कौन सी, जो फोर्थ मैक्सवेल की इक्वेशन थी, बताइए क्या थी मेरे को, E.dl इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो वही लगाऊंगा, लाइन इंटीग्रल करूंगा तो, क्योंकि वो तो एरिया इंटीग्रेशन था, गाउस लो। E.dl इक्वल्स टू क्या है, माइनस a इंटू dB/dt। ये मैं लगाऊं यहाँ, a इंटू dB/dt, ये मैं यहाँ लगाऊं। तो लगाइए क्या बनेगी इक्वेशन। मैं इसके कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ, माना कि ये कोऑर्डिनेट है x, y यहाँ के। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, अरे बहुत छोटा सा dx का, तो x प्लस dx, y, यहाँ का y प्लस dy। अरे बोलो, और ये क्या होगा, x, y प्लस dy। ये कोऑर्डिनेट्स लिख दिए मैंने इसके, ठीक है। तो मैं ये तो क्या लिख दूंगा इधर एरिया का, तो माइनस dx dy, अरे चेक करो, इंटू dB/dt, माइनस dx dy इंटू dB/dt। अरे dx dy है ना इसका एरिया, टोटल एरिया लिख दिया मैंने इसके लिए। अब
अब इलेक्ट्रिक फील्ड के ये करो, लाइन इंटीग्रल करो इसके लिए, इस क्लोज पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल करो इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या आएगा? अरे करो, देखो मत इधर, करो, लाइन इंटीग्रल करिए इसका। किधर लोगे लूप? अरे लाइन इंटीग्रल करना आता है ना। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ले लो, ई वाई एट एक्स। अरे इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है इधर से, तो ई वाई एट एक्स ले लो, यहाँ ले लो ई वाई एट एक्स प्लस डी एक्स। अरे समझ गए वो वैल्यू। लाइन इंटीग्रल कीजिए। करूँ किधर पहले तो ये बताइए, क्लॉकवाइज करूँ कि एंटी क्लॉकवाइज करूँ, ये भी बताइए साथ में। लाइन इंटीग्रल कैसे करें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो बताइए। हैं, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है। और बताओ, किधर करेंगे? अरे डिपेंड करेगा डी बी बाई डी टी किधर है। डी बी बाई डी टी बी इधर की ओर बढ़ रहा है बाहर की तरफ, तो डी बी बाई डी टी बाहर की तरफ बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? अरे बाहर बढ़ रहा है तो फील्ड लाइंस किधर बनेंगे? अंदर। अरे याद आ रहा है आपको? ऐसे बनेंगे यूँ, लेकिन चूंकि वहाँ माइनस भी लगा हुआ है तो यूँ। अरे ध्यान है ना, ये लिया था हमने कि ये यहाँ डॉट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर बढ़ रहा है, बी इक्वल्स टू के टी के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, तो फील्ड लाइंस कैसे बनाई थी? यूँ बनाई थी ना। अब चूंकि माइनस लगा हुआ है तो हम ये वाला पाथ पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अरे समझ गए? तो कैसा लेंगे पाथ? एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल बढ़िया बताया मयंक ने। तो एंटी क्लॉकवाइज पाथ कंसीडर करेंगे हम। तो एंटी क्लॉकवाइज पाथ कंसीडर करेंगे तो क्या लें बताओ? क्या लिखूं यहाँ? क्या लिखूं? बोलो। एंटी क्लॉकवाइज लूंगा तो यहाँ इसके लिए ई डी एल पॉजिटिव आ जाएगा, इसके लिए तो जीरो आएगा, नीचे वाले के लिए भी जीरो आएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ई वाई एट एक्स प्लस डी एक्स, ई वाई एट एक्स प्लस डी एक्स इंटू डी वाई। अरे ये तो पॉजिटिव आ गया, इसके लिए जीरो, इसके लिए क्या आएगा? ई वाई एट एक्स नीचे और डी वाई की तरह ऊपर है तो माइनस आएगा, तो माइनस ई वाई एट एक्स। अरे क्या कर रहे हो भाई? ई वाई एट एक्स इंटू डी वाई। अरे समझ में आया क्या बात? क्या डी वाई कॉमन आके इससे कैंसिल हो जाएगा? तो आ जाएगा हमारे पास में ई वाई एट एक्स प्लस डी एक्स माइनस ई वाई एट एक्स अपॉन डी एक्स। अरे डी एक्स इधर ले आया, डी वाई कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी टी। अरे बोलो, अब ये क्या है? अरे फर्स्ट डेरिवेटिव जो, इसको क्या कह सकते हैं? ये वाई एक्स, ई वाई एक्स प्लस डी एक्स पे और ये एक्स पे, तो डी ई कह दूँ इसको, डी बाई डी एक्स। तो हम कह सकते हैं इसको डी बाई डी एक्स, डी ई वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, या डी ई लिख देता हूँ सीधा, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी टी। अरे बोलो, ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन आया है, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी टी। ये पहली इंपॉर्टेंट इक्वेशन आई है, लिख दीजिए इसको फटाफट, फिर आगे चलते हैं। अरे बी जेड को बी ले लिया मैंने, ई एक्स को क्या ले लिया है, ई वाई को ई लिख लिया है। आप पूरा लिखना चाहो वैसे लिख लो, बी जेड लिख लो इसको, और फिर इसको भी बी जेड लिख लो, तो ये हो जाएगा क्या? ई वाई, और ये हो जाएगा बी जेड। एक ही तो बात है, डी ई वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी बी जेड बाई डी टी।
ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है यहाँ जो निकल के आता है। कर लिया। अब यही मैं किसके लिए बनाऊं? अरे यही मैं इसके लिए लिखता हूं। यहां एक और लूप कंसीडर करता हूं मैं। अरे यहां एक और लूप कंसीडर किया मैंने dx dy वाला, जिसके x, y ये ले लेता हूं। अरे समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा? x, y थोड़ी लोगे, x, z लिया जाएगा। ठीक है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा? x, z प्लस डी जेड, इधर वाला x प्लस डी एक्स इंटू जेड कोमा जेड, और ये x प्लस डी एक्स कोमा जेड प्लस डी। अरे समझ में आया? थोड़ा जोर पड़ रहा होगा दिमाग पे सोचने के लिए, लेकिन अच्छा एक बार समझ जाओगे तो सीख जाओगे चीज़ें। ठीक है ना, बहुत बढ़िया से पूरे लेवल की बातें कर ली हैं अपन ने यहाँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा एडवांस तक। ठीक है, तो क्या करेंगे उसके लिए? क्या लिखूँ मैं बताइए? उसके लिए मैं लिखता हूँ इक्वेशन एम्पियर्स लॉ वाली, बी डॉट डी एल करेंगे। अरे बी आ गया ना अब यहाँ, तो बी डॉट डी एल तो क्या है लो? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू क्या लिखूँ? अरे म्यू नॉट इंटू क्या लिखूँ? एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी बाई डी टी। अरे डिस्प्लेसमेंट करंट डी बाई डी टी। तो यहाँ के लिए इसको यूज़ करूँ तो क्या करूँ मैं बताइए? ये तो मैं लिख दूंगा, देखो क्या, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एक्स डी वाई, नहीं डी एक्स डी जेड। अरे डी एक्स डी जेड इसका एरिया, इंटू क्या लिख दूँ? डी ई बाई डी टी। अरे आ जाएगा। अब बी डॉट डी एल को सोल्व कीजिए इसके लिए। क्लॉकवाइज लूँ कि एंटी क्लॉकवाइज लूँ? कैसे लूँ देखो बताओ? इधर से देखोगे, इधर को इधर से, तो डी बाई डी टी बदल रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट किधर होगी? अरे ई बढ़ रहा है ऊपर की ओर, इधर बी बढ़ रहा था, इधर ई बढ़ रहा है, गिवन है हमें। तो ई बढ़ रहा है ऊपर की ओर, तो डिस्प्लेसमेंट करंट तो ई की डायरेक्शन में होगी, तो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी ऊपर की ओर, तो डिस्प्लेसमेंट करंट ऊपर होगी, तो कैसे लूँ? ऐसे लूँ? अरे लूप को ऐसे लूँगा ना, ऊपर से देखने पे कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। अरे समझ में आ रही है क्या बातें? ऊपर से देखने पे कैसे लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो बताओ लगाओ इसके लिए बी डॉट डी। अरे सोल्व करो ना, पेन चला लो यार, तो सर ही करेंगे सारा सोल्व। सोल्व करो। क्या आएगा? ऐसे सोल्व करेंगे ऐसे, तो ये वाला पॉजिटिव, तो क्या लिखूं? बी एट एक्स बी जेड एट एक्स, बी जेड एट एक्स इंटू डी जेड पॉजिटिव माइनस बी जेड एट एक्स प्लस डी एक्स इंटू हैं क्या लिखा?
डी जेड, अरे डी जेड, समझ गए बात को? तो क्या लिख दूं इसको, बी जेड एट एक्स माइनस बी जेड एट एक्स प्लस डी एक्स इक्वस टू, अरे डी एक्स डी जेड का भाग दे दो पूरे में, तो डी जेड हो गया कैंसिल, यहाँ डी एक्स किसका भाग दिया हमने, अपॉन डी एक्स डी जेड का भाग दे तो अपॉन डी एक्स बचेगा, डी जेड कैंसिल इक्वस टू यहाँ का डी एक्स डी जेड कैंसिल हो चुका, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ई बाई डी टी। फर्स्ट डेरिवेटिव से क्या लिख दूं इसको, अरे माइनस आएगा ना बाहर, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा कौन सा ज़्यादा है, हैं एक्स प्लस डी एक्स वाला क्या है, तो क्या लिख दूं, माइनस डी बी जेड बाई डी एक्स। अरे आप वैसे भी मैंने कहा था नहीं भी पता हो बढ़ रहा है कि घट रहा है तो क्या ले लेते हैं, आप तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लीजिए, मैथ्स अपने आप सही कर देगी आंसर को, ठीक है ना। तो डी बी जेड बाई डी एक्स, तो आपने तो बढ़ता हुआ मान के ले लिया, तो क्या ले लिया, इक्वस टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ई बाई डी टी। अरे यही तो आया, ई कौन सा, ई वाई चल रहा है, ई कौन सा चल रहा है, ई वाई चल रहा है, समझ गए। एक ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन आई हमारे पास में, दूसरी नोट कर दो इसको ही फटाफट, एक ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन आई, एक ये नीचे वाली, ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास निकल के आए। कर लिए नोट, कोई प्रॉब्लम इतनी बात में। ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे पास निकल के आ गई हैं, ये एक बार याद रखिएगा, मेरे को बताइएगा क्या है, क्या है बताइए। फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी बी जेड अपॉन डी टी, ये है एक रिलेशन हमारे पास में इंपॉर्टेंट रिलेशन। दूसरा क्या है, एक ये है, मैं लिख लेता हूं इनको, माइनस, इसको मैं माइनस को उधर भेज देता हूं, डी बी जेड बाई डी एक्स इक्वस टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई वाई बाई डी टी। अरे यही ना, या चलो माइनस इधर ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उधर ही काम आ जाएगा शायद, देख लेंगे बाकी। एक ये इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास में आ गया। अब मैंने कहा कि इनमें से जो फर्स्ट इक्वेशन है ऊपर वाली, इसका एक्स के साथ में फिर से डेरिवेटिव ले लो, फिर से डिफरेंशिएशन कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा बोलो, डी टू ई वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वस टू माइनस डी बाई डी टी। और मैंने कहा एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, अरे दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक्स और टी के साथ, दोनों के साथ, तो क्या लिख देंगे, डी बी जेड बाई डी एक्स पहले कर लिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
अरे समझे, इंडिपेंडेंट है दोनों, तो ऐसे कर सकते हैं। तो डी बी जेड बाई डी एक्स लिख दिया मैंने। अब क्या करूं, समझ आ रहा होगा। यहां से डी बी जेड बाई डी एक्स यहां डाल दिया तो क्या आएगा आपके पास में, डी टू ई वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अरे डी बी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू डालो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू ये डी बाई डी टी डबल हो जाएगा, तो डी टू ई वाई बाई डी टी स्क्वायर। और जैसे ही मेरे पास ये इक्वेशन आई तो आपके दिमाग में चमका कुछ, क्या है, ये आ गई है वेव की इक्वेशन। ये आ गई है वेव की इक्वेशन जो हमने लिखी थी अभी पहले, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर जो भी कुछ है वो स्पीड का स्क्वायर है, वेलोसिटी का स्क्वायर है। देखो ये वाई क्या है, वाई डायरेक्शन में ऑसिलेशन कर रहा है और एक्स में प्रोपेगेशन है। तो यहाँ देखिएगा ई वाई ऑसिलेट कर रहा है वाई डायरेक्शन में, अरे वाई की जगह ई वाई आ गया, एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है और उसकी स्पीड का स्क्वायर कौन है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इससे एक बात और क्लियर हो रही है, ध्यान से समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के किधर है, परपेंडिकुलर। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन किधर है, एक्स एक्सिस में। सेम रिलेशन आप निकाल सकते हो, पहले इसका डेरिवेटिव कर लो एक्स के रिस्पेक्ट में, उधर से वैल्यू डाल दो तो वही बी के लिए बन जाएगी इक्वेशन। अरे दिख रहा होगा, अभी मैंने इसमें डिफरेंशिएट किया, इसकी वैल्यू डाली, अब मैं कह रहा हूँ इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसकी वैल्यू डाल दीजिए, तो सेम ही आएगा ना, बी के लिए आ जाएगा वो रिलेशन ई की जगह। तो बी के लिए क्या आएगा, डी स्क्वायर बी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये बी जेड आ जाएगा यहाँ। तो बी जेड किधर है, जेड एक्सिस में, और प्रोपेगेशन किधर है, एक्स में। तो यहाँ से ही पता चलता है कि ई और बी परपेंडिकुलर है, तो पहले ही पता कर लिया हमने। लेकिन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ जो वेव होगी वो ई के भी परपेंडिकुलर होगी, दिख रहा है आपको, अरे ई के एक्स परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर होगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दैट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स। कैसी नेचर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ट्रांसवर्स नेचर होती है। ट्रांसवर्स का मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑल्सो परपेंडिकुलर। दैट मीन्स all three are perpendicular to each other। E, B और C जो प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन या स्पीड जो कहें, वेलोसिटी कह दें उसको, C वेक्टर लगा दें, तो वो हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। और किधर आएगी, E क्रॉस B से किसकी डायरेक्शन आएगी, C की डायरेक्शन आएगी। अरे E क्रॉस B, E ऊपर B इधर, तो E क्रॉस B से किसकी डायरेक्शन आएगी, C की डायरेक्शन आएगी। इसलिए डायरेक्शन लिखा जाता है, C की डायरेक्शन लिखा जाता है E क्रॉस B से। अरे समझ में आ रही है, E क्रॉस B से किसकी डायरेक्शन लिखा जाता है, प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, सी की डायरेक्शन को लिखा जाता है। और स्पीड जो आई है उसका स्क्वायर आया था क्या, वी स्क्वायर था ना ये, अरे वी स्क्वायर ही था ना ये, वी स्क्वायर कुछ गड़बड़ लिखा क्या अपन ने, कुछ तो गड़बड़ किया है अपन ने, 1 अपॉन आना चाहिए था ये। अच्छा हाँ उसमें, हाँ यही तो, ये था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, एक्स की साइड वाला था, तो ये इसकी साइड लाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वी स्क्वायर आ जाएगा ना, टी स्क्वायर की साइड लाओगे तो टी स्क्वायर की साइड लाओगे तो देखो ये टी स्क्वायर की साइड लाया हुआ है, समझ गए, उससे कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन म्यू नॉट। तो सी अपॉन रूट ऑफ सी इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सी स्क्वायर आएगा ना ये, अरे समझ गए बात को। तो ये एक यहाँ से निकल के आती है स्पीड ऑफ लाइट, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आप यूज़ कर रहे हैं ना, वो यहाँ से निकाली थी मैक्सवेल ने। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट्स हैं, रखोगे तो आ जाएगी। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/36 पाई × 10⁻⁹ आई थिंक, देखना आप, ठीक है। तो वो 4 पाई 36 पाई से 9 बार कैंसिल हो जाएगा, 9 का रूट करोगे तो 3 आ जाएगा, और वो 10⁻⁷ और -9 कितना हो गया, 16, माइनस ऊपर जाएगा तो +16, रूट होगा तो 10⁻⁸, तो 3 × 10⁻⁸ आ जाती है।
अरे क्लियर है, नोट करो फटाफट। कर लिया भाई? अब ये जो आपके पास में जो इक्वेशन है, हमने लिखा कि ये जो आया हमारे पास में, ये जो रिलेशन आया, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, ई वाई का एक्स के साथ में वेव लिख सकता हूँ। सिंगल डायरेक्शन में प्रोपोगेट करने वाली वेव को मैं बात करूँ, 1D वेव की बात करूँ, तो ई वाई जो है ओसिलेट कर रहा है और एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है वेव, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, ई को क्या लिख सकता हूँ, ई वाई इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अरे +5 भी होता है, लेकिन उसको मैं 0 मान लेता हूँ जनरलिटी के लिए। अरे समझे, उसको 0 ले लिया मैंने। और ई वाई किस डायरेक्शन में है, जे कैप डायरेक्शन में। वेव किधर प्रोपेगेट कर रही है, एक्स एक्सिस में। अरे ये दिख रहा है, वेव किधर प्रोपेगेट कर रही है, एक प्लस माइनस होता है तो एक्स एक्सिस में। अरे ये वेव की इक्वेशन यही तो लिखते हैं। जब हमारे पास ये आ गई जनरल वेव की इक्वेशन, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ऑसिलेशन किधर हो रहे हैं, जे कैप में, जे वाई एक्सिस में। प्रोपेगेट किधर कर रही है, एक्स एक्सिस में प्रोपेगेट करने वाले वेव की इक्वेशन। ऐसे मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या लिखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर ऑसिलेट कर रहा है, जेड में, तो के कैप, और क्या लिख दूं, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। कोई दिक्कत है क्या बताओ इसमें? आपको वो क्या देके पूछेगा, आपको कहेगा ई की इक्वेशन दे देगा, बी की लिखो। ई की इक्वेशन दे देगा और किसकी पूछेगा, बी की लिखो, तो ये लिखना पड़ेगा। अरे ये मैग्नीट्यूड्स हैं, एम्पलीट्यूड्स। अरे इनको ई नॉट बी नॉट भी लिख सकते हो आप, डायरेक्शन आपने अलग दिखा दी है ना, तो आप लिख सकते हो ये क्या, बी नॉट, और ये क्या है, ई नॉट। इनका एम्पलीट्यूड्स है ना ये तो। अरे यही तो लिखते थे आप, वाई इक्वस टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो वैसे ये एम्पलीट्यूड्स हैं। तो ये दे देगा, ये पूछेगा कि इसकी लिखो। हमें ये भी तो पता है कि ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो पैरेलल टू सी वेक्टर होती है। अरे अभी निकाला हमने, ई और बी की डायरेक्शन पैरेलल टू सी। तो आपको ये दे देगा, ये साइन आपको चूज करना पड़ेगा कि बी किधर ऑसिलेट करेगा। वो कहेगा कि ई तो जे कैप में कर रहा है और प्रोपेगेट एक्स एक्सिस में हो रहा है, तो ई क्रॉस बी क्या आना चाहिए,
एक्स एक्सिस बताना चाहिए ना। तो ई यदि ऊपर की ओर है तो बी बाहर की ओर होगा, तभी तो ई क्रॉस बी बताएगा। तो आपको खुद को चूज करना पड़ेगा कि बी नॉट जो के केप में आएगा और प्रोपगेशन एक्स एक्सिस में होगी। ये इक्वेशन ये देगा, ये पूछ लेगा, ये इक्वेशन दे करके कर पाओगे क्या, या कोई दिक्कत करोगे इसमें? नहीं आएगी ना दिक्कत। आपको इसकी इक्वेशन देगा, इसकी पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इस रिलेशन की हेल्प लगेगी। ई क्रॉस बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, ठीक है ना। ये है प्रोपेगेशन एक्स में ही होगा, तो ये चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं, ठीक है। अब एक रिलेशन इक्वेशन लिखी थी हमने अभी, सबसे पहली इक्वेशन, जो दो इक्वेशन लिखी उन्हें पहली इक्वेशन क्या थी, d2, अरे बोलो, d2 ई बाई dt स्क्वायर इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन बोलो जो पहली लिखी थी। अरे कौन, दो इक्वेशन में पूछूं तो आप तो डबल डिफरेंशिएशन वाली बोलने लग गए। अरे ये वाली पूछ रहा हूं, ये वाली, ये दो थी ना मेन इक्वेशन। तो डी ई वाई अपॉन डी एक्स क्या है, अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस अपॉन डी टी, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो यदि मेरे पास ई की इक्वेशन ये है तो मैं यहाँ ई को डाल देता हूँ, ई को डाल देता हूँ, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो इसका। अरे ये तो जनरल ई है ना, और ये जनरल भी है ई बी। तो बताइए ई नॉट कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और जिसको एक्स माना उसका डिफ्रेंशिएशन वापस लगाओगे तो माइनस ओमेगा, अक्ष के रिस्पेक्ट में है क्या, हाँ, तो के आएगा। अरे ई नॉट के कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी, यही तो आएगा। और ये डी बी जेड बाई डी टी करो, अरे माइनस डी बी जेड बाई डी टी, तो बी नॉट और साइन का आएगा कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू माइनस ओमेगा, और एक माइनस ये है तो क्या हो जाएगा, प्लस का ओमेगा। अरे बोलो, और क्या कह रहा है कि ये इसके बराबर है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव इसके डेरिवेटिव के बराबर होगा। अरे ये यही तो बराबर है दोनों, और बराबर है इसका मतलब क्या समझे आप, बराबर है इसका मतलब क्या समझे आप। एक चीज़ नोटिस किया आपने कि मैंने यहाँ आपको जनरलिटी से कह दिया कि इसके लिए तो थीटा जीरो ले लेंगे, लेकिन आपको ये कैसे पता कि इसका भी जीरो ही होगा, सर इसका जीरो ले लिया तो, अरे इसका तो एक बार कुछ भी मान लिया, लेकिन फिर इसका तो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ना। अरे इन दोनों का फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज आपने जीरो कैसे मान लिया, आपको कैसे पता, आपका क्वेश्चन बनना चाहिए था ना ये बात का, हैं भाई। एक का तो मान लिया आपने, मैंने कहा कि मेरा एक ये है, मैंने कहा कि ये हाथ मेरा 10 मीटर दूर है, तो ये फिर 12 होना चाहिए ना, ये भी 10 ही कैसे ले लूँगा, ये 2 मीटर आगे या 2 फीट आगे, ये 10 फीट है वहाँ से कहीं से भी, मैंने कहा कि ये मान लो कि 10 फीट है, तो ये कितना होगा, 2 फीट है दोनों के गैप, तो ये 12 होगा। मैंने कहा ये 0 है तो ये 2 होगा, दोनों को बराबर कैसे ले सकता हूँ, तो मैंने कहा इसकी फेज 0 ले ली मैंने जनरलिटी के लिए, तो इसकी कैसे ले लूँगा 0, नहीं ना, आपका क्वेश्चन उठना चाहिए था। लेकिन अब समझिए ध्यान से कि यदि मैंने कहा कि गलती हो गई साहब, अब ले लेता हूँ, लेकिन इक्वेशंस क्या कह रही हैं चीख चीख की कि ये इसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अरे ये इसके आइडेंटिकल होना चाहिए, तो आइडेंटिटी से क्या कहेंगे हम कि ये तभी पॉसिबल है ये इसके बराबर जब थीटा क्या हो, 0 हो। अरे देखिए कोस की एक्स माइनस ओमेगा टी, कोस की एक्स माइनस ओमेगा टी, ये तभी बराबर तभी पॉसिबल है जब ये थीटा क्या हो, 0 हो, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, 0। अरे समझ गए, इससे क्या बात पता चली हमें, इससे इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या पता चली, इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या पता चली इससे, हैं लर्निंग ये पता चली कि ये जिस फेज में होगा उसी फेज में ये भी होगा। अरे दोनों सेम फेज में होंगे, नहीं तो कोस के प्रोडक्ट की वैल्यू अलग आ जाएगी ना। अरे समझे, तो ये जब 0, ये और ये दोनों किस फेज में होंगी, सेम फेज में होंगी। सेम फेज में होंगी मतलब
इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर बढ़ रहा होगा, उसी टाइम मैग्नेटिक फील्ड बाहर बढ़ रहा होगा। अरे सेम फेज तो तभी होगी ना, ये ऊपर बढ़ रहा होगा, ये इधर बाहर बढ़ रहा होगा, ये नीचे आएगा तब वो भी नीचे अंदर आएगा, फिर वापस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा होगा तो ये भी बढ़ेगा। अरे समझ गए? तो सिचुएशन क्या होगी? वो अलख पांडे जी कहते हैं ना, पीडब्ल्यू के अंदर ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके डांस वाला। अरे उनका वो पॉपुलर है इसलिए बता रहा हूँ। तो वो क्या होता है, वो यही बता रहे हैं कि ये और ये दोनों क्या है, सेम फेज में। अब क्यों है वो उन्होंने नहीं बताया अपनी कभी भी पढ़ा करके, लेकिन होता है उनको ही पता था तो वो उन्होंने बताया है। तो क्यों है वो कारण ये है, ठीक है। ये सब बता देंगे ऐसे ऐसे होता है, सेम फेज में वाइब्रेट क्यों करते हैं भैया, सेम फेज में वाइब्रेट, ये भी तो बताओ। ये रीजन है सेम फेज में वाइब्रेट करने का, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो ये दोनों अंदर आएंगे तो साथ आएंगे, बाहर जाएंगे तो साथ आएंगे, यूं 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 क्या करेंगे, और इधर प्रोपेगेट करते रहेगी वेव। अरे समझ गई बात को? ये है। हाँ हाँ, ये तो अपनी वैल्यू देंगे, ये तो बराबर करेंगे। फेज चेंज होने लग गया तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी ना इक्वेशंस में, दोनों में। हाँ मान लिया, नहीं आएगी इनके हिसाब से, अभी देखते हैं निकालते हैं, नहीं आएगी। आप तो ये कहना चाह रहे हो कि इनकी बी नोट और ई नोट एडजस्ट कर देंगे उसको वैल्यू को, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं? अब देखो इसी से क्या निकाला, अगली बात निकाली मैक्सवेल ने, वो सुनो क्या थी अगली बात, क्या पता चल रहा है कि बी नोट ओमेगा भी ई नोट के बराबर है सर। अरे यदि ये बराबर हैं, करनी है, आप थीटा 0 कर रहे हो तो सर ये भी फिर बराबर करो। अरे समझे? तो ये बराबर की, तो बराबर करूंगा तो क्या आएगा, ई नोट बाई बी नोट, क्या आएगा, ओमेगा बाई के। और ओमेगा बाई के क्या होता है, वेव भूल गए ना? हाँ भूल जाओ तो। अरे वो ओमेगा बाई के क्या होता है, याद करो। v होता है स्पीड ऑफ वेव, हजारों सवालों में यूज हुआ होगा वहां, ऐसे तो गड़बड़ मचा दोगे तुम, कोई मतलब नहीं है फिर। तो ई नॉट बाई बी नॉट किसके बराबर हो गया, सी के बराबर हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखना आपको। इससे हम ई नोट पता है तो बी नोट निकाल सकते हैं, बी नोट पता है तो ई नोट निकाल सकते हैं। अरे समझे क्या? ई नोट पता है तो बी नोट निकाल सकते हैं, बी नोट पता है तो ई नोट निकाल सकते हैं, ठीक है। और यदि फेज बराबर ले रहे हैं हम तो ई अपॉन सी भी लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, सॉरी ई अपॉन बी भी सी के बराबर लिख सकता हूँ। अरे ये तो कैंसिल हो जाएगा, साइन ओमेगा टी साइन कोस ओमेगा टी, ठीक है। तो ई नॉट अपॉन बी नॉट की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। एक पता है तो दूसरा निकाल सकते हैं हम, और जनरल ई अपॉन बी भी वही आएगा फिर। अरे वही वी आर एम एस और वी नॉट वाली कहानी है, अरे ध्यान है, वैसे ही नोट कर दो इसको। ओमेगा वाई के वी होता है, अरे याद होगा ना ओमेगा, इसकी वैल्यू के की वैल्यू क्या ली थी हमने, 2 पाई बाई लेमडा, और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी, और उसकी वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा, ये कैंसिल, तो लेमडा बाई टी, लेमडा डिस्टेंस, टी टाइम में, तो स्पीड।
इसमें आप पूछ रहे थे कि बी नॉट और ई नॉट एडजस्ट करेगा, वो ये भी आप रीज़न दे सकते हो कि हर अक्स और हर टी के लिए ये इक्वेशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। फॉर एवरी एक्स एंड एवरी टी इट वुड बी ट्रू ओनली व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस, थीटा नहीं आएगा फिर। अरे हर अक्स और टी पे ट्रू होनी चाहिए ना, तो हर अक्स और टी पे ट्रू नहीं होगी यदि आप थीटा ले लोगे तो, ठीक है, इसलिए भी आप ये कह सकते हो बराबर। तो ये वैसी ही है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमने पढ़ा था वेव के अंदर, ट्रांसवर्स वेव में याद हो तो, कि ट्रांसवर्स वेव में कि जिस समय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी उसी समय पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। याद आ रहा हो तो, नहीं आ रहा हो तो जाके कर लेना, हालत ख़राब हो रही है उसमें तुम्हारी। अरे इससे हमें ये भी पता पड़ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम से एक साथ हो रही हैं, तो मतलब उनकी जो एनर्जी स्टोर्ड है वो भी क्या होगी, दोनों के अंदर बराबर आएगी। दोनों के अंदर एनर्जी स्टोर्ड क्या आने वाली है, बराबर आने वाली है। क्यों आने वाली है बराबर, अरे क्यों आने वाली है बराबर, क्योंकि ई बाई बी इक्वस टू आपने क्या लिख लिया है, सी लिख लिया। ई नॉट बाई बी नॉट तो यहाँ से आ गया इक्वेशन से, ई अपॉन बी इक्वस टू सी। ये याद रखने हैं आपको, जो ब्रैकेट बना रहा हूँ ये चीज़ें याद रखनी है आपको, बाकी भूल जाना चाहिए, लेकिन ये तो याद रखनी है, ठीक है ना। तो ई अपॉन बी इक्वस टू सी, तो ई अपॉन बी इक्वस टू सी आपने लिखा, तो सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ई अपॉन बी का स्क्वायर क्या लिख दूंगा मैं, अरे यही ना, तो मैं एप्सिलॉन नॉट को इधर ले गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ लगा दिया, इक्वस टू इधर क्या बनाऊं, बी स्क्वायर इधर चला गया, अपॉन 2 यहाँ भी तो लगाना पड़ेगा, फिर एक्स्ट्रा लगाया ना मैंने 2। ये क्या है, ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। निकाले हुए हैं दोनों चीज़ें हमारी। अरे ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी दोनों क्या आनी है, सेम आनी है, इक्वल आनी है। लिख दो इसको भी, सेम आने वाली है, इक्वल। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है किसी पॉइंट पे। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी आ जाएगी किसी पॉइंट पे, टोटल एनर्जी डेंसिटी एट एनी पॉइंट, बताइए कितनी आएगी। अरे टोटल मतलब ये है उतनी ही ये है,
तो इसका डबल लिख दो चाहे इसका डबल लिख दो, एक ही तो बात है। तो मैंने कहा कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। अरे टोटल कोई सी भी लिख दो एक, अरे बराबर है तो इसका डबल लिख दो चाहे इसका डबल लिख दो, ई और बी दोनों मौजूद है ना वहाँ पे हर जगह। तो एनर्जी डेंसिटी ये आ जाएगी आपके पास में, टोटल एनर्जी डेंसिटी एट एनी पॉइंट, ये लिख दीजिए। ये टोटल एनर्जी डेंसिटी एट एनी पॉइंट। ठीक है, बेल लग गई। तो थोड़ा सा बचा है, वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन ले लेंगे। मुश्किल से 20-25 मिनट, आधे घंटे का मामला बचा है, आधे घंटे का। ठीक है, आज इतना ही लेते हैं। थैंक यू।